बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आइज़ल्ला फाउंडेशन चैनल। आज हम आपके पेश नज़र कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जो कि रिलेटेड है सब्जेक्ट CRPC यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, उसका हमने 1 से 3 सेक्शन को कवर किया है और आज हम उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेक्शन नंबर 4 है, जिसमें बताई जाती हैं डेफिनेशंस। वैसे तो हर जो लॉ का सब्जेक्ट होता है उसमें सेकंड सेक्शन होता है, लेकिन इसमें कुछ 2 सेक्शन दिए गए थे जिनमें इनकी जो लीगैलिटी थी और इनका जो इम्प्लीकेशन थी इन्फोर्समेंट के हिसाब से वो बताई गई। तो उसके हिसाब से ये चौथा आज हमारा सेक्शन है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है CRPC का, जिसको समझना सबके लिए बेहद ज़रूरी है, ख़ास करके लॉ स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए जो लॉ गेट देने वाले हैं या इन फ्यूचर देंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और इसमें ये सारे टर्म्स जो है ना CRPC में यूज़ होते हैं, जिनको हमारे लिए एडवोकेट्स के लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि किस वर्ड की क्या मीनिंग होती है अकॉर्डिंग टू CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। सो लेट्स डिस्कस। तो इसमें जो इसका सबसेक्शन 1 है वो कहता है, इन दिस कोड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैविंग द फॉलोइंग मीनिंग अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि ये जो कोड है CRPC, कौन सा कोड? CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो बता रहा है फॉलोइंग वर्ड्स, जो कि नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनके एक्सप्रेशंस, उनकी मीनिंग वही होगी जो इसमें बताई गई है। अगर उसमें कुछ डिफरेंट होगा या फिर ज़ाहिर होगा किसी और इंटेंशन के साथ, तो वो आगे सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट में बताया जाएगा कि इस वर्ड का आगे चल के क्या मतलब है। सबसे पहले क्लास ए है जो कि बताता है एडवोकेट्स जनरल। Advocate general includes also a government advocate, or where there is no advocate general or government advocate, such officer as the provincial government may from time to time appoint in his behalf। जो एडवोकेट जनरल है बेसिकली वो बंदे हैं, इसमें वो बंदे आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हैं, या फिर जहाँ पे एडवोकेट जनरल नहीं है तो वहाँ पे गवर्नमेंट एडवोकेट्स, ऐसे ऑफिसर गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट, वो अपॉइंट कर सकती है अपने बिहाफ पे। ठीक है, जो कि एज अ वर्क कर सकते हैं एडवोकेट जनरल, यानी इसका यही मतलब है कोई गवर्नमेंट का वकील। सही है, तो इसमें क्लास बी है, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नाउ bailable offenses means an offense show is bailable in second schedule, or which is made bailable by any other law for time being in force। ठीक है, जो बेलेबल ऑफेंसेस है ना, वो ऑफेंसेस हैं जो कि दिखाए गए हैं बेलेबल किसमें? सेकंड शेड्यूल CRPC के, और या फिर बेलेबल बनाए गए हैं किसी और लॉ के अकॉर्डिंग जो कि उस वक्त टाइम के हिसाब से वर्क कर रहा है, यानी अपने फोर्स में है, यानी वो यूज़ हो रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंग, कोई अदर लॉ के अकॉर्डिंग अदर देन CRPC। उसमें बताया जाएगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है, अगर कोई स्पेशल लॉ है या फिर कोई स्पेशल लोकल लॉ है तो उसमें। ठीक है, जबकि एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस अदर देन ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो हैं जो कि सेकंड शेड्यूल के अलावा बताए गए हैं, और वहाँ पे CRPC में इनके अलावा जो भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल हैं। सही है, तो क्लास बी हो गया। अब क्लास सी है, व्हाट इज चार्ज। Charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one।
चार्ज जो है ये कहा जाता है इसकी जो लगवी माना है फर्द जुर्म, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा हों किसी भी ऑफेंडर के ऊपर वो इम्पोज किए जाएं, यानी एक फर्द जुर्म की एक लिस्ट बनती है, उसमें एक से ज़्यादा फर्द जुर्म आयद हों तब, ठीक है। और इसमें डी और ई ओमिटेड है। एफ है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सीआरपीसी का मेन वर्क इस चीज़ के ऊपर है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं वो हम इसमें देखते हैं। मीन्स एन ऑफेंस फॉर एंड कॉग्निजेबल केस, यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसको या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाएगा या फिर cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for time being enforce arrest without warrant, यानी कोई किसी ऐसे केस में जिसमें पुलिस ऑफिसर अकॉर्डिंग टू लॉ और सेकंड शेड्यूल में बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है राइजल वक्त जो कानून है उसके मुताबिक अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है किसी भी मुलजिम को विदाउट वारंट के। सही है, ये है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी ऐसे ऑफेंसेस जो कि शेड्यूल सेकंड में बताए गए हैं उसमें पुलिस ऑफिसर को ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी बंदे को जो कि रिक्वायर्ड है लॉ के अकॉर्डिंग उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार करे, विदाउट वारंट, ठीक है। ये था कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ इसमें जो जी है वो ओमिटेड है। अब इसका एश देखते हैं। क्लॉज एश बताता है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है? मीन्स द एलिगेशंस मेड ओरली इन राइटिंग to a magistrate with a view to his taking action under this code that some same person, whether known or unknown, has committed an offense. It does not include the report of a police officer. जो कंप्लेंट है वो इल्ज़ामात हैं किसके? एक ऐसे बंदे के जो कि नॉन है या फिर अननोन के खिलाफ, किसके इन फ्रंट? मजिस्ट्रेट के इन फ्रंट, चाहे वो ओरली हो या फिर वो राइटिंग में हो, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए हों ताकि वो एक्शन ले इस कोड के अकॉर्डिंग। उस सेम पर्सन के ये बयानात हैं, चाहे वो बंदा नोन हो या फिर अननोन हो जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है। और इसमें जो इंक्लूड है ना वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। जो पुलिस ऑफिसर जो भी रिपोर्ट बनाएगा ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। इसमें सिर्फ एलिगेशंस वो होते हैं जो कि एक बंदे ने ओरली आके मजिस्ट्रेट को दिए या फिर वो राइटिंग में हो, इस वजह से ताकि कानून जो है ना हरकत में आए या फिर जो मजिस्ट्रेट है वो एक्शन ले इस कोड के अकॉर्डिंग उस बंदे के खिलाफ जिसने ये ऑफेंस किया है। और ये ऑफेंस जिस बंदे ने किया है चाहे वो कंप्लेनेंट का नोन हो या अननोन हो, लेकिन वो अपनी कंप्लेंट देता है और उसमें इंक्लूड नहीं है पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। अब आई है जो कि ओमिट है और जे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस, यानी एक केस दाखिल हुआ मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, और इसकी जो क्रिमिनल अपील होगी वो होगी सेशन कोर्ट के अंदर, यानी इससे ऊपर है। अगर केस डायरेक्ट सेशन कोर्ट में हुआ है, ठीक है, सेशन कोर्ट में हुआ है तो उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, ठीक है। ये चीज़ें होती है, यानी जो जहाँ पे पहले केस
दाखिल हुआ है उससे जो ऊपर वाली कोर्ट होगी ना उसको हाईएस्ट कोर्ट कहा जाएगा अपील के लिए। अब कोई केस है जो हुआ ही हाई कोर्ट में है, जैसे ZA भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो था वो डायरेक्ट चला ही हाई कोर्ट में था, तो उसकी अपील जाएगी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, SC सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो ऐसे ही जो एक कोर्ट है उसके ऊपर वाली कोर्ट में उसकी अपील जाए उसको कहा जाएगा हाई कोर्ट, ठीक है। और इसमें मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो हाई कोर्ट का ही आता है, जिसके पास अख्तियार हो रिवीजन का किसी भी प्रोविंस के अंदर के वो किसी भी जजमेंट के ऊपर रिवीजन कर सके। सही है, ये था क्लास J। क्लास K, इंक्वायरी। Inquiry means include every inquiry other than a trial conduct under this code by the magistrate or court। जो इंक्वायरी है ना उसमें इंक्लूड हैं सारी वो जांच पड़ताल जो कि ट्रायल के अलावा हैं। वो ट्रायल किसने कंडक्ट किया है इस कोड के अकॉर्डिंग, या तो मजिस्ट्रेट ने या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ने, ठीक है। तो इनके अलावा जो भी चीज़ें इंक्वायरी में आएंगी और ट्रायल के अलावा जो चीज़ें आएंगी वो इंक्वायरी कहलाई जाएंगी। हो सकता है किसी ने मजिस्ट्रेट को कहा कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, हमारा ये केस हुआ है कत्ल का, और उस कत्ल में पुलिस जांच पड़ताल अच्छे से नहीं कर रही और उनको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, यानी केस को इनजस्टिस करने की कोशिश की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये अख्तियार है कि वो ना उनके ऊपर उनको कहे ना उनकी सीक्रेटली कोई चीज़ इंक्वायर करे, यानी अपनी तरफ से अपने पावर को यूज़ करते हुए उस केस की इंक्वायरी करे, यानी वो ट्रायल के अलावा एक अलग चीज़ हो गई कि इस कोड के तहत उसका ट्रायल तो भले ही चल रहा हो लेकिन वो ट्रायल में इंक्लूड नहीं होंगी चीज़ें, पहले वो अपनी जांच पड़ताल करेगा फिर ही उन चीज़ों को उस ट्रायल के यूज़ में लाएगा, ठीक है। ये थी इंक्वायरी जो इंक्लूड नहीं है ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड, या फिर ऐसा ट्रायल जो कि चल रहा है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास। सही है, ये था क्लास के। अब क्लास L, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। पहली बात ये समझे, जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसमें आती हैं सारी प्रोसीडिंग्स, यानी इन्वेस्टिगेशन से कानून हरकत में आया और वो क्या करेगा, अंडर दिस कोड कलेक्शन करेगा किस चीज़ की, एविडेंस की, यानी जो सबूत हैं शवाहिद हैं उनको कलेक्ट करेगा, किस लिए कि ट्रायल को चलाया जाए। बट उससे पहले वो चीज़ें जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगी वो होगी पुलिस ऑफिसर के हिसाब की तरफ से, यानी जो एविडेंस कलेक्शन होगी वो पुलिस ऑफिसर करेगा इन्वेस्टिगेशन में, जबकि इंक्वायरी में पुलिस इंक्लूड नहीं थी। आर बाय any other person other than a magistrate who is authorized by a magistrate on his behalf, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि मजिस्ट्रेट ना हो बट ऑथोराइज्ड हो मजिस्ट्रेट की तरफ से कि वो उस केस को, उस जो ट्रायल वगैरह चलने वाला है, प्रोसीडिंग्स जिसकी होने वाली है उसकी बिहाफ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, जबकि इंक्वायरी में ये चीज़ें नहीं थी, ना पुलिस थी ना ही उसमें जो है मजिस्ट्रेट के सामने वो उस ट्रायल का हिस्सा थी। यहाँ पे ये चीज़ें ट्रायल का हिस्सा होंगी और ये चीज़ें सारी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करेंगे, या फिर जो मजिस्ट्रेट है अपने बिहाफ पे किसी और बंदे को अपॉइंट कर सकता है कि ये चीज़ें आप इन्वेस्टिगेट करें किसी भी ऑफेंस के रिलेटेड, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन। देन है M, जुडिशल प्रोसीडिंग्स।
Judicial proceedings includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. Judicial proceedings वो चीज़ें होती हैं कि जो proceedings हैं यानी जो कानूनी कार्रवाई हैं उनमें जो एविडेंस हैं वो लिए जाएं या फिर कानून की रिक्वायरमेंट हो सकती है लीगली कि वो लिए जाएं किस पे, हलफ पे, हलफनामे पे, यानी हलफ लिया जाए उन लोगों से जो कि एविडेंस देने आए हैं। सही है, ये थी जुडिशल प्रोसीडिंग्स। अब इसमें MA है यानी ये एक अमेंडेड क्लास है। magistrate means a judicial magistrate and includes a special judicial magistrate appointed under this section under section 12 and 14। यानी magistrate वो लोग हैं जुडिशल magistrate या फिर इसमें स्पेशल जुडिशल magistrate आते हैं जो बताए गए हैं सेक्शन 12 में और सेक्शन 14 में। ठीक है, अब सेक्शन 12 और सेक्शन 14 क्या बताते हैं वो आगे हम जब अपना कोर्स को फर्दर देखेंगे तो हमें इसमें पता चल जाएगा। अब क्लास N है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस फॉर एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर जो नॉन कॉग्निजेबल केस है जिसकी माने ये है इन विच पुलिस ऑफिसर, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन। ठीक है, कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये नीड ना हो कि किसी भी बंदे को गिरफ्तार कर सके विदाउट वारंट, यानी इसमें ज़रूरी है वारंट होना गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, इसमें ज़रूरी है, जबकि कॉग्निजेबल के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें केसेस जो होते हैं मेजर होते हैं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें केसेस मेजर होते हैं, हीनियस होते हैं, या फिर उसमें जो ऑफेंडर होता है उसके और खतरे मतलब नुकसान पहुंचाने के खतरे वगैरह होते हैं जिसकी वजह से उनमें ज़रूरत नहीं होती वारंट की, वो विदाउट वारंट गिरफ्तारी होती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में वारंट जो है लाजमी हो पुलिस ऑफिसर के पास ताकि वो गिरफ्तारी को अमल में ला सके। अब ओ है ऑफेंस मीन्स any act or omission made punishable by any law for time being enforce। जो ऑफेंस है वो कोई भी एक्ट हो या फिर ओमिशन हो। अब एक्ट एंड ओमिशन हम पीपीसी में समझ के आए हैं कि एक्ट वो होता है कि एक फिजिकल एक्शन किसी भी बंदे का हो कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए और उसको वो करने से रोका जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा अमल जिसको करने से रोका जाए लेकिन वो करे तो ये क्या कहलाएगा, एक्ट के डोंट डू, लेकिन वो कर ले तो ये हो गया एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, और ओमिशन ये है कि आपको एक चीज़ करने की इजाज़त है, यानी आप ड्यूटी बाउंड हो कि वो आप चीज़ करो लेकिन आप उसमें निगलिजेंस करते हो, आप वो चीज़ परफॉर्म नहीं करते तो उसको कहा जाएगा ओमिशन यानी गफलत बरतना, और जो कि पनिशेबल है किसी भी लॉ के तहत जो कि राइजल वक्त इन्फोर्समेंट में है। ठीक है, ये था ऑफेंस। अब इसमें एक और प्रोविजो दिया गया है, इट आल्सो इंक्लूड एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास। अब इस एक्ट के अंदर जो है ना इंक्लूड हैं ये जो एक्ट बताया गया है, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, उसका सेक्शन है 20। अब सेक्शन 20 उसका क्या कहता है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो भी एक्ट कहलाएंगी ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, अब पी क्लॉज है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज कौन है वो देखते हैं, इंक्लूड्स व्हेन द पर्सन इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस आर अनेबल फ्रॉम इलनेस आर अदर कॉज ऑफ
perform his duties. The police officer present at the station who is next in rank to such officer and is above rank of constable, or when the provincial government so directs any police officers so present. अब जो पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो बंदे हो सकते हैं कि जब भी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एब्सेंट है और वो स्टेशन हाउस पे मौजूद नहीं है, या फिर वो इस काबिल नहीं है किसी बीमारी की वजह से या कोई और मसला यानी केस की वजह से कोई दूसरी ड्यूटी परफॉर्म करने गया है, तो जो भी पुलिस स्टेशन पे ऑफिसर मौजूद होगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा, वो उस हाउस का जो पुलिस स्टेशन है, स्टेशन हाउस है, उसमें जो नेक्स्ट होगा रैंक पे यानी तरतीबवार से, उस ऑफिसर को समझा जाएगा या और वो जो है ऑफिसर रैंक तकरीबन हो कांस्टेबल की, यानी वो कांस्टेबल से कम ना हो, कांस्टेबल तक ही उसकी रैंक हो, तो उसको भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कहा जाता है। या फिर जब कभी पुलिस स्टेशन के लिए गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो डायरेक्ट करे उन पर्सन के अलावा जो भी प्रेजेंट है, चाहे वो भले कांस्टेबल ना हो, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि ये बंदा ना हो तो ये बंदा हम इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इसको मुंतखब करते हैं या कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, तो वो भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो जो एसएचओ है पुलिस स्टेशन पे मौजूद नहीं है तो उसमें कम से कम जो है कांस्टेबल हो, उसको ही पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन समझा जाएगा। ठीक है। नाउ क्यू प्लेस। अब प्लेस में क्या है? इंक्लूड्स आल्सो अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। ठीक है, इसमें कोई घर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई ऐसे झोंपड़ी वगैरह वो भी हो सकती है, कोई कश्ती वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, जिसको प्लेस कहा जा सकता है। अब आर है प्लीडर, इसको भी समझना ज़रूरी है। हु इज़ प्लीडर? यूज विद द रेफरेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट मीन्स अ प्लीडर। जो प्लीडर है वो मुख्तारकार भी हो सकता है। ऑथोराइज अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के तहत उसको ऑथोराइज किया गया हो टाइम बिंग के लिए कि वो प्रैक्टिस कर सके, टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, कि उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके एज अ प्लीडर। ठीक है। एंड इंक्लूड्स क्लास 1 एन एडवोकेट, वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट सो ऑथोराइज एंड टू एनी पर्सन appointed with the permission of the court to act in such proceedings। सही है कि जो प्रोसीडिंग के तहत किसी भी कोर्ट में कोई भी बंदा प्लीडर हो सकता है, वो मुख्तारकार भी हो सकता है जिसके पास वो अथॉरिटी उसको दी गई है किसी भी लॉ के तहत जो टाइम बिंग इन्फोर्स में है, और वो प्रैक्टिस कर सकता है उस कोर्ट के अंदर, या फिर उसमें इंक्लूड हैं दूसरे ये बंदे। कौन? एडवोकेट, वकील, या फिर जो अटॉर्नी है हाई कोर्ट का वो जिसको ऑथोराइज किया गया है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाए कोर्ट की परमिशन के तहत कि वो एक्ट करे उस प्रोसीडिंग में जो कि उस वक्त चल रही है, यानी उसको बंदे को परमिट किया गया है कि आप ये प्रोसीड कर सकते हैं कोर्ट की तरफ से, तो उसको कहा जाएगा प्लीडर। अब प्लीडर में कौन आ गया? मुख्तारकार, अगर अथॉरिटी दी गई है तो एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको कोर्ट ने परमिट किया गया हो कि यू हैव परमिशन टू प्रोसीड सच प्रोसीडिंग्स। सही, तो ये था प्लीडर। नाउ क्लास एस,
Police station means any post or place declared generally or specially by the provincial government to be a police station, and includes any local area specified by the provincial government in his behalf in this behalf। कि पुलिस स्टेशन वो चीज़ें हैं, वो पोस्टर्स हैं, या फिर ऐसी प्लेस के लिए डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, बताया जाए, इतला की जाए, अनाउंस किया जाए कि ये जनरली हैं या स्पेशली हैं, किसके तरफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको डिक्लेयर कर दे, ठीक है, कि ये पुलिस स्टेशन है। या फिर उसमें ऐसी कोई दूसरी लोकल एरियाज भी आ सकती हैं जो कि स्पेसिफाइड हों प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सही है, वो पुलिस स्टेशन कही जा सकती हैं। अब क्लास टी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाउ हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर? Public prosecutor means any person appointed under section 492 and includes any person acting under the direction of a public prosecutor and any person conducting a prosecution on behalf of the state in any high court in the exercise of its original criminal jurisdiction। ठीक है, कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो ऐसा बंदा है जो अपॉइंट किया गया हो सेक्शन 492 के बिहाफ पे। 492 के अकॉर्डिंग जो प्रोसिक्यूटर है वो बंदा है कि एक इंचार्ज हो प्रोसिक्यूशन का पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर वो मौजूद नहीं है, उसकी एब्सेंस में कोई और बंदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, अपॉइंट हो सकता है, लेकिन वो पुलिस का बंदा ना हो और उसकी रैंक जो है गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल वो डिसाइड करे, और उसका मकसद ही ये हो प्रोसिक्यूशन करना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही हो। ये 492 बता रहा है कि स्पेसिफाइड ऑफ क्लासेस ऑफ केसेस में वो चीज़ें हो जाती हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा जो कि अपॉइंट किया जाए और जो ऑफेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करे विक्टिम को, या फिर जो जिसको मतलब नुकसान पहुंचा है उसको, ठीक है। मकसद ही उसका यही होता है कि ऑफेंडर को सज़ा दिलवाना, यानी जो जस्टिस की नज़र में जो भी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें लाना अपोजिट पार्टी के, यानी जो अक्यूज़ है उसके लिए, ठीक है। तो ये 492 में है। उसमें एक दूसरे बंदे को भी अपॉइंट किया जा सकता है बट पुलिस ऑफिसर ना हो, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कंडक्ट करे प्रोसिक्यूशन किसके बिहाफ पे? स्टेट के बिहाफ पे, किसी भी हाई कोर्ट में जिसके पास ये जो है ना ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन हो, ठीक है, कि जहाँ पे भी केस अगर हुआ है, फॉर सपोज कि एक हद है उसमें मर्डर का केस हुआ, ठीक है। अब ये मर्डर का जिस जुरिस्डिक्शन में केस हुआ उसकी ओरिजिनल उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, यानी एफआईआर वगैरह हुई और पूरा एक प्रोसेस चला और उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रोसीडिंग्स चली, ट्रायल मतलब शुरू हुआ। तो जैसे जिस कोर्ट में वो जो मर्डर का केस गया है ना ट्रायल के लिए, वो उसकी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, तो उसी के अंदर ही प्रोसिक्यूटर जो है प्रोसिक्यूशन करेगा स्टेट के बिहाफ पे उस अपोजिट पार्टी की तरफ, यानी जो विक्टिम पार्टी है उसको इंसाफ दिलाना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है, ठीक है। उसके बाद है यू, जिसमें है सब डिवीजन मीन्स डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिवीजन कैसे हो जाए, यानी उसका बटाव, यानी उसको तकसीम करना हिस्सों में,
वो क्या है, सब डिवीजन उसको ही कहा जाता है। वी समन केसेस है, ओमिट है। डब्ल्यू वारंट केसेस है, ओमिट है। और इसमें जो है एक दूसरा क्लास, दूसरा सबसेक्शन बताया गया है, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट, जो वर्ड एक्ट को रेफर करता है। वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंट आल्सो इलीगल ओमिशन। जैसे पीपीसी में पहले ही मैंने आपको इसमें भी बताया कि जो एक्ट जहाँ पे भी यूज़ होगा उसमें इसकी मीनिंग जो है ना, इस कोड के अंदर जहाँ पे भी वर्ड एक्ट यूज़ हुआ या एक्ट्स डन यूज़ हुआ, वहाँ पे अज़ खुद इलीगल ओमिशन को भी कंसीडर किया जाएगा, भले इलीगल ओमिशन या ओमिशंस वगैरह लिखा हुआ ना हो तो भी ये अंडरस्टूड है, यानी इम्प्लाइड चीज़ है कि जहाँ पे भी एक्ट्स वगैरह एक्ट्स डन लिखा हुआ है वहाँ पे इलीगल ओमिशन आल्सो इंक्लूडेड है। और इसका दूसरा क्लास है सबसेक्शन 2 का, वर्ड्स टू हैव सेम मीनिंग इन पीपीसी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, उनकी मीनिंग जो है पीपीसी में बताई गई है, तो उनको वैसा ही समझा जाएगा अकॉर्डिंग टू पीपीसी। अब अकॉर्डिंग टू पीपीसी क्या है, ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयर इन defined in Pakistan Penal Code and not herein before defined shall be deemed to have the meaning respectively attributes to them by that code। जो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है या फिर इसमें वर्ड मीनिंग नहीं बताई गई है, उनकी मीनिंग होंगी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड। उसमें जो भी वर्ड्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स या फिर जो काउंटरफीट है ये चीज़ें बताई गई हैं, वो यहाँ पे मेंशन तो थी नहीं, तो उनकी मीनिंग पाकिस्तान पिनल कोड के अकॉर्डिंग ही समझा जाएगा। क्योंकि एक बात समझे, जो पीपीसी है इसके लॉ गेट में 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स इसके होते हैं, और सीआरपीसी हैं 10 मार्क्स इसके होते हैं। इन दोनों को कंबाइनली 20 मार्क्स का पेपर में जो है ना पोर्शन समझा जाता है लॉ गाइड के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें, एक पीपीसी एक सीआरपीसी, ये सब्सटेंटिव लॉ है, ये प्रोसीजरल लॉ है, यानी जो चीज़ इसमें बताई गई हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी करवानी है। तो ये इंटर रिलेटेड हैं दोनों सब्जेक्ट्स। तो जो चीज़ें इसमें मौजूद नहीं है सीआरपीसी में, उनकी मीनिंग जो है हम पीपीसी से समझेंगे, और जो मीनिंग वहाँ पे मिलती है वो ही यहाँ पे फिट होती है, और यही समझी जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस क्लास। सही है। अब इसमें एक और सेक्शन है, सेक्शन 5, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। ये वही बात बताता है सेक्शन के जो भी ऑफेंसेस पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर बताए गए हैं वो इंक्वायरी या उनकी इन्वेस्टिगेशन होंगी इस कोड के अकॉर्डिंग। अगर कोई दूसरा प्रोविज़न नहीं है तो इसी के तहत ही होगा उनका ट्रायल वगैरह। अगर कोई स्पेशल लॉ मौजूद है तो उसके अकॉर्डिंग भी होगी, वो भी इसका सबसेक्शन 2 बताता है, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉ, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनका ट्रायल जो है सीआरपीसी में नहीं है और उनकी जो पनिशमेंट है पीपीसी में पिनल कोड में बताई गई हैं, लेकिन उनका ट्रायल नहीं बताया गया, यानी उनको स्पेशलिटी दी गई है, तो उनका ट्रायल कैसे होगा। All offences under any other law shall be investigated and incurred into tried, otherwise dealt with according to the same provision, but subjected to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiry into, trying or otherwise dealing with such offences। यानी इसमें यही बताया कि सारे ऑफेंसेस को उसी तरह से डील किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी। अगर कोई प्रोविज़न उसका अवेलेबल नहीं है, यानी उस स्पेशल लॉ में वो चीज़ें मौजूद नहीं है, तो उन चीज़ों को लिया जाएगा सीआरपीसी से। ठीक है, अगर स्पेशल लॉ के अंदर सारी चीज़ें अपनी मौजूद हैं तो वो ही यूज़ होंगी, उनके तहत ही उन रेगुलेशन होगी, उन्हीं मैनर में उन्हीं चीज़ों को रखते हुए उनको इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी,
उसके बरक्स नहीं होगा उन ऑफेंसेस के अंदर, जैसे एंटी टेररिज्म कोर्ट है, ठीक है, उनके अंदर उनका जो ट्रायल है उसके अंदर उनका अपना प्रोसीजर मौजूद है कि उनका ट्रायल कैसे चलेगा, लेकिन उनके कुछ ऑफेंसेस की सज़ा जो है पीपीसी में बताई गई है और पीपीसी के अकॉर्डिंग उनका चलना चाहिए केस सीआरपीसी के तहत, लेकिन उनका अपना एक स्पेशल कोड मौजूद है, तो वो उसके हिसाब से ट्रायल होते हैं, यानी वो एक अदर लॉ है अदर देन पीपीसी एंड सीआरपीसी, यानी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ट्रायल नहीं हो सकते। ये था हमारा सीआरपीसी का एक लेंदी लेक्चर डेफिनेशंस के ऊपर। सो होप सो आपको समझ आया होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। फिर से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।